गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू लेक्चर 9 ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो पिछले अपने सब्सिक्वेंट क्लासेस में रेसिस्टेंस के बारे में पढ़ा था। पहले हमने ओम्स लॉ के बारे में पढ़ा था, फिर V इक्वल टू आई डिराइव किया था। फिर लास्ट क्लास में हमने रेसिस्टेंस के बारे में डिटेल में पढ़ा था और मैंने क्या बताया था कि कभी भी अगर कोई एक सर्किट रहेगा, ये बैटरी हो गया, ये हमने यहाँ पर एमीटर लगाया था करंट को मेजर करने के लिए, और मैंने बोला था कि करंट आई यहाँ पर फ्लो करेगा। तो मैंने बताया था कि ये जो सर्किट में हमने जो वायर यूज किया है, ये वायर डिसाइड करेगा कि इस सर्किट में रेसिस्टेंस कितना होगा। और हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया था कि R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए होता था, है ना, रो इंटू एल बाई ए, जहाँ पे ये क्या होता है रेसिस्टिविटी, ये लेंथ ऑफ द वायर और ये क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर, है ना। तो एक वायर कितना रेसिस्टेंस ऑफर करेगा ये इस बात पे डिपेंड करता था कि वो वायर किस मटेरियल का बना हुआ है, उस वायर का लेंथ कितना है और उस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है। तो यहाँ पर हमने ये सारी चीजें डिस्कस किया था। आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आज का लेक्चर बहुत ध्यान देना, मिस मत करना। देखो, आज मैं तुम्हें सबसे पहले एक बड़ी चीज बताने के लिए पहले कुछ छोटे छोटे चीजें बताऊंगा, ठीक है। तो पहले उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं, फिर हम लोग बड़े कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। देखो, आज मैं तुम्हें करंट के एक बिहेवियर के बारे में पहले बताता हूँ, करंट के बिहेवियर के बारे में बताता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो अगर मैंने तुम्हें बोला कि यहाँ से मान लो, देखो ये एक रास्ता जैसा है, ठीक है। मान लो ये एक रास्ता आ रहा था, फिर ये रास्ता आगे दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो मान लो अगर यहाँ से अगर करंट आई आ रहा हो, ठीक है, तो ये करंट जब यहाँ से आई फ्लो करके इस जंक्शन पर पहुंचेगा तो यहाँ पे करंट को दो रास्ते दिखेंगे, एक ये रास्ता और एक ये रास्ता। तो अब क्या होगा, अब करंट इन दोनों ही रास्ते में जाएगा। तो मान लो अगर यहाँ पर I1 जाएगा, ठीक है, अगर यहाँ पर I1 गया और यहाँ पर अगर करंट I2 जाएगा, तो अलजेब्रा के हिसाब से हम बोल सकते हैं ना कि जो I करंट आ रहा था उसी में से नहीं I1 और I2 गया, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझाने के पीछे मेरा क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या कि करंट जहां जहां भी ब्रांचेस आएंगे वहां वहां करंट डिवाइड हो जाएगा, है ना। जहां जहां भी ब्रांचेस आएंगे, वहां वहां करंट क्या होगा, बोलो, वहां वहां करंट मेरा डिवाइड हो जाएगा। ये कहने का मतलब कि अगर देखो यहाँ से आई करंट जा रहा था, जब इस पॉइंट पर पहुंचा तो इसको दो रास्ते दिख रहे हैं, तो करंट दोनों ही रास्ते में जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर I1 जाएगा और यहाँ पर I2 जाएगा, तो I इक्वल टू I1 प्लस I2 हो गया, ठीक है। चलो मैं तुम्हें एक और बताता हूँ। मान लो यहाँ से करंट I आया, ठीक है, यहाँ से करंट, ठीक है, यहाँ से करंट I आया, अब यहाँ से ये करंट I आ रहा है, देखो यहाँ से I1 आया, यहाँ से I2 आ गया और मिलकर यहाँ पर तीसरे रास्ते में जा रहा है। ध्यान से देखना। अब देखो यहाँ पर कैसे लिखेंगे अलजेब्रा इसका, देखो इस जंक्शन को देखो, इस जंक्शन पर तुमको ये देखना है कि कितने कितने जगह से करंट आ रहा है। तो यहाँ पर कितने जगह से करंट आ रहा है, बोलो I1 से आया और ये I2 से आया, आया ना। I1 आ रहा है इस पॉइंट पर, देखो कहाँ कितने इनकमिंग है, कितने आ रहे हैं, ये यहाँ से आया और यहाँ से आया और यहाँ पर जा रहा है, ठीक है। तो मान लो अगर ये करंट I3 होगा, तो देखो यहाँ पर तो उतना ही करंट जाएगा ना जितना यहाँ और यहाँ से आएगा। तो हम फिर यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि I1 प्लस I2 मेरा I3 के बराबर होगा। तो समझ में आ गया करंट को कैसे डिवाइड करते हैं। करंट कभी भी किसी जंक्शन पे पहुंचेगा, उस जंक्शन के बाद जितने भी डायरेक्शन में जितने भी पाथ्स डिवाइडेड होंगे उन सारे पाथ्स में करंट फ्लो करेगा, ठीक है। उन सारे पाथ्स में करंट को फ्लो करना है, ठीक है। चलो इतना समझ में आ गया तुमको, ठीक है। अब देखो, अब मैं तुम्हें यहाँ पर एक और चीज मैं बताता हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में भी कुछ, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस, देखो पोटेंशियल डिफरेंस मैंने क्या बताया था, याद करो। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या बताया था कि दो पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा किसी दो पॉइंट के बीच में था। और ये भी स्टार्टिंग के क्लासेस में बताया था कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर तुमको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में जितना वर्क डन करना पड़ता है, वही वर्क डन उन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है, ठीक है। तो देखो सर्किट में क्या मतलब है, अगर चलो मैंने यहाँ पर अगर एक सर्किट बनाता हूँ, ठीक है, तो चलो ठीक है, मैंने मान लो यहाँ पर एक बल्ब बनाया, ठीक है, बल्ब को बैटरी से कनेक्ट भी कर दिया। अब मान लो अगर मुझे यहाँ पे मैं दो पॉइंट लेता हूँ, मान लो ये पॉइंट लिया A और ये पॉइंट लिया B, ठीक है। मान लो मैंने दो पॉइंट कंसीडर किया, पॉइंट A और पॉइंट B। हमेशा एक बात याद रखो, अगर मुझे कैलकुलेट करना हो कि इन दो पॉइंट जो मैंने एक सर्किट में लिया है, इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। देखो जब भी पोटेंशियल डिफरेंस का बात होगा तो दो पॉइंट तो होगा ना, क्योंकि दो पॉइंट के बीच का ही पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन होता है ना।
डिफरेंस मतलब बिटवीन टू पॉइंट्स, तो हमको हमेशा पहले दो पॉइंट लेने होंगे। तो अगर एक सर्किट में कभी भी हमको पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी दो पॉइंट के बीच में कैलकुलेट करना हो तो हम पहले दो पॉइंट कंसीडर करेंगे और क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट के बीच में एक डिवाइस लगा देंगे जिसको हम लोग बोलते हैं वोल्ट मीटर। याद करो जब मैंने इलेक्ट्रिक सर्किट्स पढ़ाया था तो मैंने दो डिवाइसेस के बारे में बताया था। पहला क्या बताया था, एक एमीटर। एमीटर का काम क्या होता है, करंट को मेजर करना है ना, और वोल्टमीटर का काम क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना है ना। तो एक सर्किट में किसी भी दो पॉइंट के बीच का अगर तुमको पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो तुम पहले वो दोनों पॉइंट को फिक्स करो और उन दोनों पॉइंट के बीच में वोल्टमीटर को इस तरीके से कनेक्ट कर दो। ये मेजर करके बता देगा कि पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, चलो उसी तरीके से तुमको करंट मेजर करने के लिए भी एक डिवाइस बताया था, बताओ क्या, एमीटर बताया था ना। चलो मैं यहाँ पे फिर एक सर्किट बना लेते हैं, ठीक है। तो चलो ठीक है, मैंने मान लो यहाँ पर एक सर्किट बनाया, ये मेरा एक बल्ब है। यहाँ पर मान लो मैंने एक बॉक्स बना दिया जिसमें हमको टीवी चलाना है ना, अप्लायंसेस है सारे, और यहाँ मैंने एक बैटरी लगा दिया। ध्यान से देखना, ठीक है, ध्यान से इस चीज को समझना। मैंने यहाँ पे एक सर्किट बनाया है, ठीक है, एक सर्किट में मैंने यहाँ बल्ब लगाया है, यहाँ टीवी लगाया है और इन दोनों को मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। चलो अगर मान लो यहाँ से करंट अगर आई फ्लो करने लगेगा, अगर मान लो करंट यहाँ से आई फ्लो किया तो यहाँ पर करंट कितना जाएगा, आई जा रहा है। आई देखो जैसे ही इस पॉइंट पर पहुंचेगा, अब इसको दो रास्ते दिख रहे हैं कि नहीं जाने के लिए, एक ये वाला रास्ता और एक ये वाला रास्ता है, एक ये वाला रास्ता और एक ये वाला रास्ता, ठीक है। तो देखो अब अगर ये अब यहाँ पर जब जाएगा, यहाँ तक तो करंट आई था, लेकिन यहाँ के बाद करंट मेरा डिवाइड हो जाएगा, यहाँ गया I1 और यहाँ गया I2। तो देखो ध्यान से बोलो, हम बोल सकते हैं ना कि मेरी टीवी में I1 करंट जा रहा है और मेरे बल्ब में I2 करंट जा रहा है, और अलजेब्रा के हिसाब से हम ये भी लिख सकते हैं कि मेरा I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो अच्छे से। ठीक है, तो नोट डाउन कर लिए। ठीक है, अब देखो अगर मैं तुमसे पूछूं कि मुझे मेजर करके बताओ कि ये I1 कितना है और ये I2 कितना है, मतलब कि टीवी में कितना करंट गया और बल्ब में कितना करंट गया, तुम बोलोगे सर ये तो बहुत सिंपल है। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक एमीटर लगा देंगे, ठीक है, और यहाँ पे भी एक एमीटर लगा देंगे। ठीक है, तो एमीटर का काम क्या होता है, करंट को मेजर करना। सॉरी, तो टीवी में कितना करंट जा रहा है वो ये वाला एमीटर मेजर करके बता देगा कि ये I1 का वैल्यू कितना है, और ये वाला एमीटर ये बता देगा कि बल्ब में कितना करंट जा रहा है, यानी मतलब I2 का वैल्यू कितना है। तो समझ में आ गया, पूरा कॉन्सेप्ट ये है कि करंट कभी भी किस ब्रांच पर जाएगा तो उस ब्रांच के बाद जितने भी रास्ते वहां से जाएंगे, सॉरी जंक्शन पॉइंट पर जाएगा, और उस जंक्शन पॉइंट के बाद जितने भी ब्रांचेस रहेंगे उन सारे में करंट डिवाइड हो जाएगा और मेरा अलजेब्रा के रूल लगेंगे। ठीक है, दूसरा क्या था कि मुझे एक सर्किट में किसी भी दो पॉइंट के बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, पहले दो पॉइंट को फिक्स कर देंगे और दोनों पॉइंट के बीच में एक वोल्टमीटर को लगा देंगे। ये वोल्टमीटर हमको मेजर करके बता देगा कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। ठीक है, उसी तरीके से करंट जब डिवाइड होगा और हमको ये निकालना होगा किस ब्रांच में, इसको ब्रांचेस बोलते हैं बेसिकली, इसी तरीके का ब्रांचेस हैं, तो इस ब्रांच में कितना करंट जा रहा है और इस ब्रांच में कितना करंट जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, दोनों ब्रांचेस में ही एक एक एमीटर को लगा देंगे। एमीटर मेजर करके बता देगा कि उस पर्टिकुलर ब्रांचेस में कितना करंट फ्लो कर रहा है। क्लियर हो गया ये सारी चीजें। चलो इतना जान लेने के बाद मैं तुम्हें एक और यहाँ पे एक अच्छा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। देखो चलो मैंने यहाँ पे जो बल्ब और टीवी का जो एग्जांपल लिया था ना, उसी एग्जांपल को लेकर के हम लोग यहाँ पे और आगे अच्छे से बढ़ते हैं। मान लो मैंने यहाँ पे एक बल्ब लिया, ये मेरा टीवी है, ठीक है, और मैंने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ से मेरा करंट आई फ्लो करना स्टार्ट करेगा, यहाँ तक आई जाएगा, ये मेरा I1 हो गया, तो ये मेरा क्या हो जाएगा I2, और हम ये लिख सकते हैं कि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 होगा। यहाँ तक तो क्लियर है। देखो अब मेरे एक बात सुनो, देखो ये जो वायर्स हैं सर्किट में, यही वायर्स रेसिस्टेंस ऑफर कर रहे होंगे इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, R इज इक्वल टू रो इंटू L बाई A।
ये जो वायर सर्किट में लगे हुए हैं, ये वायर्स इस फॉर्मूला के अनुसार, मतलब वायर किस मटेरियल का बना हुआ है, उस वायर का लेंथ कितना है और उस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, इस फॉर्मूले पे डिपेंडेंट ये वायर कुछ रेसिस्टेंस ऑफर कर रहा होगा, करेक्ट ना। अब देखो ये जो रेसिस्टेंस है, ये वायर मान लो सारे एक जैसे वायर हैं, ठीक है, सारे एक जैसे वायर हैं, तो सारे एक जैसे रेसिस्टेंस ऑफर करेंगे, है ना। मतलब इसका मतलब कि देखो ये I1 करंट जितना जाएगा उतना ही I2 करंट भी जाएगा कि नहीं जाएगा। अच्छा देखो, चलो इसको अगर नहीं समझ में आता तो पहले ये देखो, यहाँ पर छोटा सा एग्जांपल ले लो यहाँ पर, ठीक है, फिर हम तुमको ये समझाते हैं। मान लो ये I है और ये I1 है और ये I2 है, तो ये तो क्लियर है कि I1 इज I इक्वल टू I1 प्लस I2 है, ठीक ना। लेकिन ये I1 और I2 कितना होगा ये डिपेंड करेगा ना कि इस पाथ में रेसिस्टेंस कितना है कि नहीं, बोलो। यहां से तो करंट I जा रहा है और I इक्वल टू I1 प्लस I2 तो होगा, लेकिन ये I1 और I2 का वैल्यू इस बात पे डिपेंड करेगा कि इस पर्टिकुलर पाथ में कितना रेसिस्टेंस ऑफर हो रहा है और इस पर्टिकुलर पाथ में कितना रेसिस्टेंस ऑफर हो रहा है, ठीक है। ध्यान से सुनना, अगर मान लो इस वाले पाथ में रेसिस्टेंस अगर कम है तो I1 का वैल्यू इसमें ज्यादा होगा, और अगर I2 का वैल्यू, अगर I2 ज्यादा रेसिस्टेंस ऑफर कर रहा है तो इस पर्टिकुलर पाथ में करंट जो फ्लो करेगा वो कम करेगा, मतलब I2 का वैल्यू कम होगा। देखो एग्जांपल लेके समझाते हैं। मान लो यहाँ I इक्वल टू 10 एम्पियर है, यहाँ से 10 एम्पियर का करंट आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पर तो अब यहाँ I1 है, यानी कि I1 और I2 का वैल्यू तो मिलकर 10 ही होगा, लेकिन मान लो अगर इस वाले पाथ में अगर कम रेसिस्टेंस ऑफर करेगा, मतलब यहाँ करंट ज्यादा फ्लो करेगा, तो हो सकता है कि I1 का वैल्यू मेरा 7 एम्पियर हो जाए। क्यों? क्योंकि रेसिस्टेंस कम ऑफर कर रहा है तो करंट मेरा क्या करेगा, बोलो, ज्यादा फ्लो करेगा, ठीक है। तो उस केस में फिर I2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 एम्पियर। ये समझ में आया कि नहीं आया? तो 7 प्लस 3 मिलकर 10 तो होगा, लेकिन ये 7 और ये 3 होगा कि नहीं होगा वो डिपेंड करेगा कि ये पर्टिकुलर पाथ और ये पर्टिकुलर पाथ में कितना इंडिविजुअल रेसिस्टेंस ऑफर किया है। ये चीज को समझ लो अच्छे से, ठीक है ना। I1 और I2 का मैग्नीट्यूड इस बात पे डिपेंड करेगा कि उस पर्टिकुलर पाथ में कितना रेसिस्टेंस मेरा ऑफर हो रहा है। अब आओ वापस, देखो ये बल्ब था और ये टीवी था, यहाँ पर तो सारे एक ही जैसे वायर हैं, तो सारे एक ही जैसे रेसिस्टेंस ऑफर करेंगे, तो हम बोल सकते हैं ना कि ये I1 और I2 दोनों का वैल्यू सेम होगा। फर्स्ट केस के लिए I1 और I2 दोनों क्या हो जाएगा, बोलो, सेम हो जाएगा। मतलब अगर मान लो यहाँ से 10 एम्पियर का करंट जा रहा है तो यहाँ 5 जाएगा और यहाँ पर भी 5 जाएगा। क्यों? क्योंकि वायर सेम है, दोनों पाथ सेम ही रेसिस्टेंस ऑफर कर रहे हैं, तो दोनों में करंट भी तो सेम ही जाएगा ना। तो I1 इक्वल टू I2 हो जाएगा, ये 10 होगा तो ये 5 और 5 हो जाएगा। क्लियर? समझे कि नहीं समझे? फिर से देखो, करंट जितना आ रहा था, ठीक है, कितना जाएगा, कितना मैग्नीट्यूड का जाएगा, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि इस पाथ में कितना रेसिस्टेंस है और इस पाथ पे कितना रेसिस्टेंस है ना। उसी तरीके से अब देखो, अब ये पूरे सर्किट में तो एक ही जैसे वायर्स हैं, है ना, तो सारे एक ही जैसे रेसिस्टेंस ऑफर करेंगे, तो ये पाथ जितना रेसिस्टेंस ऑफर कर रहा है उतना ही ये पाथ भी रेसिस्टेंस ऑफर कर रहा है, तो इसमें जितना करंट जाएगा उतना ही करंट इसमें भी जाएगा, मतलब करंट इक्वली डिवाइड हो जाएंगे। अगर यहाँ से 10 एम्पियर का करंट आ रहा है तो यहाँ 5 एम्पियर और यहाँ 5 एम्पियर चला जाएगा, ठीक है। अब देखो प्रॉब्लम क्या होगा, अब ध्यान से सुनो, देखो प्रॉब्लम क्या होगा। प्रॉब्लम अब ये होगा कि देखो एक बल्ब है, एक बल्ब मान लो मैंने यहाँ पर एक देखो ऊपर में बल्ब लगाया हुआ है, तो एक बल्ब को कितना करंट चाहिए होगा ऑपरेट करने के लिए, कम करंट। और एक टीवी को ऑपरेट करने के लिए, तो कॉमन सेंस बोलो, टीवी को ऑपरेट करने के लिए ज्यादा करंट चाहिए और बल्ब को ऑपरेट करने के लिए कम करंट चाहिए, है ना। चलो मान लो यहाँ पर कुछ डाटा से लेके समझते हैं, यहाँ से 10 आ रहा था तो ये 5 हो गया और ये भी मेरा 5 हो गया, ठीक है। और टीवी को तो ऑपरेट करने के लिए मान लो 5 एम्पियर चाहिए था, टीवी के लिए रिक्वायरमेंट है 5 एम्पियर का, लेकिन बल्ब के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो मेरा 2 एम्पियर का ही है। बल्ब के लिए मेरा रिक्वायरमेंट कितना है, बोलो, 2 एम्पियर। मतलब बल्ब को 2 एम्पियर से ज्यादा करंट नहीं चाहिए, जबकि टीवी को 5 एम्पियर चाहिए था। अब देखो करंट टीवी को 5 एम्पियर चाहिए था और टीवी को 5 मिल भी रहा है, टीवी एकदम फर्स्ट क्लास काम करेगा बिना किसी रुकावट के। लेकिन बल्ब के साथ क्या होगा, बल्ब को तो चाहिए था 2 एम्पियर, लेकिन तुम बल्ब को दे कितना रहे हो, 5 एम्पियर, तो बल्ब हो जाएगा तुम्हारा फ्यूज। होता है ना, कभी कभी देखोगे ऐसा होगा, अचानक से बहुत ज्यादा करंट अगर फ्लो कर जाएगा तो क्या होता है, सारा टीवी, ये ट्यूबलाइट, बल्ब, है ना, बहुत बार तो टीवी और फ्रिज भी उड़ जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये कहने का मतलब है हर एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का, देखो ध्यान से सुनना, हर एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का अपना अपना करंट का रिक्वायरमेंट होता है। वो अप्लायंस जब बनेगा तो जो कंपनी उसको बनाएगा वो बता देगा कि भाई मेरा ये टीवी है, ये 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 100 एम्पियर के करंट तक के लिए
बना हुआ है। अगर 100 एम्पियर के करंट के लिए टीवी बना हुआ है और तुम उसको 200 एम्पियर का करंट दे दोगे तो टीवी तो उड़ेगा ही ना, पक्का फ्यूज हो जाएगा, बल्ब फ्यूज हो जाएगा, टीवी उड़ जाएगा। तो हर एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, हर एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का अपना एक करंट का रिक्वायरमेंट होता है ना, अपना एक करंट का रिक्वायरमेंट होता है। अगर तुम उससे ज्यादा करंट उसको फ्लो कर दोगे तो वो पर्टिकुलर अप्लायंस पे खराब हो जाएगा, ठीक है। तो अब मान लो ये बल्ब को तो 2 एम्पियर चाहिए था, लेकिन तुमने यहाँ पर बल्ब को कितना दिया, 5 एम्पियर। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है। इसका मतलब तुमको किसी भी तरीके से करना क्या है, बोलो, तुमको किसी भी तरीके से इस पर्टिकुलर ब्रांच में जो करंट है उसको कम करना है। मतलब 5 एम्पियर तो फ्लो कर रहा है, लेकिन तुमको बल्ब तक कितना पहुंचाना है, सिर्फ बोलो कितना पहुंचाना है, सिर्फ 2 एम्पियर, है ना। अब देखो इसका मतलब अगर हम यहाँ पर, हम तो यही जानते हैं ना कि अगर करंट को फ्लो को रोकना है तो हमको रेसिस्टेंस देना पड़ेगा, है कि नहीं। अगर हमको करंट के फ्लो को रोकना है तो हमको रेसिस्टेंस देना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पर रेसिस्टेंस बढ़ा देंगे या रेसिस्टेंस लगा देंगे या रेसिस्टेंस को इंक्रीज कर देंगे तो मेरा करंट यहाँ पर फिर कम फ्लो करेगा और बल्ब के पास 2 एम्पियर। यही इसलिए हम तुमको यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट दिखाए थे। देखो कभी भी तुम किसी इलेक्ट्रॉनिक्स के शॉप पे जाओगे और तुम बोलोगे कि हमको रेसिस्टर दीजिए, तो वो तुमको मार्केट में बना बनाया रेसिस्टर देता है ना। देखो ये जो रेसिस्टेंस है ना, जैसे रेसिस्टेंस क्या आता है बताओ, 2 ओम, 3 ओम, 1 ओम, 5 ओम है, जो डिट तो तुम्हें पता ही होगा, मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है। तो ये सारे रेसिस्टेंस के वैल्यू है, 2 ओम, 3 ओम, 1 ओम, 5 ओम, ये सारे रेसिस्टेंस के वैल्यू है। तो मार्केट में तुमको ऐसे बने बनाए रेसिस्टर्स मिलते हैं। रेसिस्टर्स इसी वायर का बना होगा, रो एल बाई ए इसी का बना होगा। तो वो पर्टिकुलर एक वायर का वो लोग रेसिस्टेंस बनाएंगे और वो बताएंगे कि भाई ये मेरा जो वायर है ये मेरा 2 ओम का रेसिस्टेंस ऑफर कर रहा है, ये 3 ओम का, ये 1 ओम का, ये 5 ओम का। समझ रहे हो, 2 ओम का, 3 ओम का, 1 ओम का और 5 ओम का रेसिस्टेंस मेरा ऑफर कर रहा है। समझे कि नहीं समझे। तो हम क्या करेंगे, हम मार्केट जाएंगे दौड़कर और एक रेसिस्टर खरीद कर ला करके यहाँ पर एक रेसिस्टर देखो ऐसे लगा देंगे, रेसिस्टर आर। ध्यान से समझ, शान से समझना। देखो मैंने बताया था, याद करो, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस एंड सर्किट्स में कि रेसिस्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम बाहर जाएंगे और एक्सटर्नल सर्किट, इन वायर्स के अलावा एक्स्ट्रा रेसिस्टेंस चाहिए ना बल्ब के लिए, ताकि बल्ब को 2 एम्पीयर का ही करंट मिले। तो हम दौड़ते दौड़ते जाएंगे और बाजार से क्या करेंगे, एक रेसिस्टर को खरीद कर ले आएंगे और उस रेसिस्टेंस को यहाँ पर हम बल्ब के पहले लगा देंगे। अब देखो क्या होगा, अब अगर करंट यहाँ से यहाँ फ्लो कर रहा है, ठीक है, फ्लो करते करते गया, करते करते गया, अब देखो यहाँ पर इसको एक रेसिस्टर मिल गया। मतलब अब यहाँ पर ये करंट के फ्लो को अपोज करेगा और अपोज करने के बाद बल्ब को जितना रिक्वायरमेंट, मान लो यहाँ पर अगर 2 एम्पियर का चाहिए था तो बल्ब को फिर 2 ही एम्पियर मिलेगा। मेरा ये पूरे चीज को समझाने का सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट था कि हर एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के अपने अपने करंट के रिक्वायरमेंट होते हैं। वो जिस करंट पर ऑपरेट करना चाहेंगे वो उसी करंट उनको उतना मिलना चाहिए, ठीक है। तो अगर तुमने सर्किट में जो वायर यूज किया है, अगर वो वायर उतना रेसिस्टेंस ऑफर नहीं कर पा रहा है, जैसे कि इस केस में बल्ब को 2 एम्पियर ही चाहिए और 5 एम्पियर का करंट जा रहा था, तो हम क्या करेंगे, हम एक सर्किट में एक्स्ट्रा रेसिस्टर को पुट कर देंगे, जो वो इनमें से किसी भी वैल्यू, सारे वैल्यूज के रेसिस्टर तुमको मार्केट में मिलते हैं। तुम जाओगे मुझे बोलोगे मुझे 2 ओम का रेसिस्टर चाहिए, तो वो तुमको 2 ओम का रेसिस्टर दे देगा। वो रेसिस्टर कुछ नहीं, एक वायरिंग होगा जो किसी मटेरियल लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया का होगा, लेकिन उसका वैल्यू इन तीनों को कैलकुलेट करने के बाद वो पर्टिकुलर वैल्यू जो होगा रेसिस्टेंस का, वो इनमें से कोई भी एक वैल्यू हो सकता है जिसका भी तुमको रिक्वायरमेंट होगा। उस रेसिस्टर को लेकर आएंगे और अपने सर्किट में लगा देंगे। उस सर्किट को, उस रेसिस्टर को जब अपने सर्किट में लगा देंगे तो फिर यहाँ 5 नहीं, यहाँ 2 एम्पियर का करंट मेरा फ्लो करेगा। ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। थैंक यू।